ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सवाल जवाब राउंड में आगे बढ़ते हुए अब चलते हैं कृष्ण यादव जी के पास। जय साहब। कृष्ण यादव जी तैयार हैं आप? कृष्ण जी से पहला सवाल करेंगे जाकिर। कृष्ण जी, मुझे ये बताएं कि आप शिक्षा को कितना महत्व देते हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा एक सवाल आपने पुटअप किया है जी। इसके लिए शिक्षा वगैरह तो कुछ भी नहीं है। आज बेरोजगार जो घूम रहे हैं, जो कि बेरोजगार, जो कुछ तो अधूरी जो शिक्षा है ना जी। उसके साथ टेक्निकल एजुकेशन होनी चाहिए, जैसे वोकेशनल एजुकेशन। तो अभी मौजूदा स्वरूप क्या है शिक्षा का? अभी टेक्निकल स्वरूप ना है, उसमें और भी जैसे मेरे क्षेत्र में है, जी। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, आज वोकेशनल में और ट्रेडें हों। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि शिक्षा के साथ टेक्निकल होगी तो उसमें बेरोजगारी कम होगी। तो आप किस तरह के बदलाव और लेकर आएंगे ताकि शिक्षा का स्तर और ऊंचा हो हरियाणा में? हमारी कोशिश ये है कि जैसे मैंने पहले कहा था जो 3 मिनट का राउंड में भी, कि गांव में जो स्कूल हैं उनमें अच्छे अध्यापक नहीं है, उनको अच्छे अध्यापक लाना, अध्यापक कमी है उनको दूर करना। और जैसे शर्मा जी ने भी बताया था, मेरे साथी ने, कि महिला कॉलेज है उसको उसमें क्लासेज और बढ़ाना, जैसे साइंस संकाय जैसे है, कॉमर्स की हैं उनकी जो सीटें बढ़ाना, और दूसरी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है वो लाना, ITI में ट्रेडें बढ़ाना, ये बात है। और दूसरी से MA की क्लास शुरू कराना वहाँ, ऐसी MA की क्लास से भी, और दूसरे अलग विभाग की जो है वो क्लासेस शुरू करना। शिक्षा के बगैर तो कुछ भी नहीं है। अगर शिक्षा है तो वो कहीं भी जा सकता है। बेरोजगार, आप कहते हैं बेरोजगार अगर शिक्षित है वो, मैं तो सोचता नहीं वो बेरोजगार रहेगा अगर उसके पास टेक्निकल एजुकेशन होगी तो साथ साथ में। जी, थैंक यू। दूसरा सवाल गुप्ता जी। हाँ कृष्ण जी, ये बताइए आप, ये खाप पंचायत हैं, हाँ जी, हाँ जी। क्या आप समझते हैं भी ये खाप पंचायत जो है इसको ये होनी चाहिए, और क्या ये समानांतर कोर्ट नहीं है एक न्याय प्रणाली में? बिल्कुल, आपने उसकी तो बहुत चर्चाएं आम रोज़ आए दिन पेपरों में, अखबारों में सुन रहे हैं, देख रहे हैं। हमारे पड़ोस में भी बड़ी खाप पंचायत थी, आपको भी पता होगा, पेटवाड़ खाप पंचायत ये जो है। तो ये तो हमारी पूरी, जैसे सही माने तो ये बहुत पुराना सिस्टम जो सदियों से चला आ रहा है खाप पंचायत का, लेकिन इसके अंदर कुछ त्रुटि आ गई। जैसे आर्म किलर के जो केसेस हो रहे हैं वो इतने सख्त आदेश देते हैं, जैसे शादी होगी 2 अलग अलग समुदाय ने या सेम एक गोत्र ने, 2 बच्चों ने, वो मान लिया, लेकिन क्या खाप पंचायतों का कोच मैं उसी पे आ रहा हूँ। वो पैरेलल कोर्ट की तरह काम कर रही हैं? आर्य साहब, मैं तो उनको वही रहना चाहिए। आर्य नहीं साहब, रहना मैं वहीं आ रहा जी। हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि जो पहले थी उसको मानते थे, लेकिन उसमें त्रुटि आ गई, ऐसे डिसीजन थोप दिए गए। तो कैसे दूर करोगे आप? हाँ, ऐसे दूर, ये तो कह रहा हूँ ना जी, अगर आप आपको विधायक इसमें बन बड़ी जाते बहस चल पड़ी थी कि भी इसको सुप्रीम कोर्ट तक भी बात गई थी कि इसको खत्म किया जाए। बड़ी राजनेताओं की बात चली थी, कोई ने वो मान लिया यादव जी, मान लिया, सबको पता है। आप क्या हम सब करोगे? ये पूछ रहे हैं कैसे कि करोगे? जो करोगे कैसे उसको, आप इस खामी को दूर कैसे करोगे? देखो, पंचायत को खत्म तो नहीं कर सकते हम समाज से हट नहीं सकते, लेकिन उसमें सुधार कर सकते हैं। नहीं, कैसे करेंगे? जैसे महिलाएं नहीं होती उसमें आप कैसे करोगे? विधायक बन जाते मैं हैं। यही कर रहा हूँ आपको। उनका उसके प्रतिनिधि अंदर नहीं जो है। खाप पंचायतें हैं, अभी शुरुआत हुई थी, एक महिला पेटवाड़ जो खाप पंचायत है उसके अंदर महिला को लिया गया, उसकी अच्छी शुरुआत थी, क्योंकि महिलाओं के बारे में सोचा नहीं जाता, उनसे उनकी जो अंदर की जो बातें थी वो नहीं बता सकते थे। जब बीच में महिला होगी तो वो महिलाओं के पक्ष लेगी, उनके बारे में सारी खुल के बातें होंगी। और क्या सुधार करोगे? और तो यही होगी कि मान लो जो गलत होगा हम उसको गलत कहेंगे। अगर मैं MLA बना तो हम खाप पंचायतों को अच्छा सुझाव देंगे, भाई इनको ना गलत डिसीजन है ये ना लिए जाएं, और जो अच्छे जो विचार हैं, जो पुराने। कृष्ण जी, क्या सिर्फ जो ऑनर किलिंग के डिसीजन है उनके अलावा भी कोई गलत डिसीजन करती है खाप पंचायतें? एक मान लिया कि घोर गलत डिसीजन है, इसके अलावा कौन सा गलत? एक बताइए आप, एक या दो। मतलब और क्लियर अलग से। हाँ, खाप पंचायतों का ऑनर किलिंग का जो डिसीजन है, जो प्रेम विवाह का पूर्ण का स्टैंड है, वो गलत है, उसकी आलोचना हम भी करते हैं, होनी भी चाहिए। इसके अलावा 2 डिसीजन बताइए कि जो खाप पंचायतों के गलत डिसीजन है, जिनको आप ठीक करेंगे। वो ये ठीक करेंगे, जैसे अलग कास्ट की शादी है, वो तो आ गया, लड़का अलग कास्ट है, वो तो हो गया, अलग कास्ट से है, वो हो गया, वो तो ऑनर किलिंग में आ गया, प्रेम विवाह आ गया। जैसे सेम गोत्र है कृष्ण जी, वो तो आ गया। वो जो हम प्रेम विवाह की जो बात कर रहे हैं, अलग मैरिज की बात कर रहे हैं, गोत्र भी उसको आ उनका गई, रवैया कास्ट भी आ गलत है। इसके अलावा कोई 2 डिसीजन बताइए ना आप। तो 2 निर्णय ऐसे जो गलत हो, इनके अलावा, प्रेम विवाह के अलावा।
इनकी खाप पंचायतों के खाप पंचायतों के तो एक तो ये हो गया प्रेम विवाह वाला हो गया, अनकिलर वाला हो गया। मान लिया। दूसरा ये है कि जैसे ये एक ऐसा ज़बरदस्त थोप देते हैं जिसको गांव निकाला देना और देना, उनको ठीक करना। नहीं, गाँव निकाला किस बात पे? यही जो मैं बता रहा हूँ, खाप पंचायतें ऐसा फैसला कर दे देती हैं आपसी में कि जैसे शादी वाले में तो मेन बात तो सबसे खाप एक इशू खाप पंचायतों के लिए यही है कि जो ऑनर किलिंग या जो प्रेम विवाह की बात है उसके खिलाफ, बाकी कोई आपके दिमाग में ऐसा नहीं है ये गलत निर्णय खाप पंचायत करती है? खाप पंचायतें जैसे ऐसा भी दे देती हैं, जैसे कोई किसी ने समाज में कोई ऐसा काम कर दिया जो छोटे नीचे दलित वर्ग का जो है, और वो किसी सवर्ण वर्ग के साथ, जैसे कोई ऐसी कोई घर में ऐसा पहले होता था, घर में उसको बढ़ के कोई काम किया या मतलब खेती बाड़ी में जैसे उसके मटके को हाथ लगा दिया, उसको दखल कर दिया। वही तो बात कर रहे हैं आपसे कि ऑनर किलिंग की बात सब करते हैं, इस ढंग के इशू उठाइए ना कि जो दलित वर्ग के साथ हो हाँ, तो ये जो उसको आप ऐसी सजाएं दे देते हैं, आप विधायक बन जाएंगे तो इन ऐसी सजाएं देते हैं, मतलब गांव निकाला दे देते हैं ऐसे। आप विधायक बन जाएंगे तो इन पर रोक कैसे लगाएंगे? मैं यही तो कह रहा हूँ जी, अगर मैं विधायक बना तो इन पे इनको खाप पंचायतों को, जैसे आन कनला को, इनको जो ये खाप पंचायत है डिसीजन, हम उनको जागरूक करेंगे भी ऐसे नहीं करना चाहिए। और इनका अधिकार जो है, या गरीब और अमीर गरीब का जो फैसला है, ये खाप पंचायतें कई बार ऐसा डिसीजन देती हैं, उनको बिठा करके खाप पंचायतों को समझा करके और उनको सही डिसीजन दिलवाएं। चलिए, हम बात तो करते हैं डिसीजन दिलाएंगे, लेकिन हम करेंगे क्या? सलाह तो सब दे देंगे, हम भी सलाह देते हैं, सारे देते हैं। तो यही तो बतौर नहीं कृष्ण जी, बतौर विधायक आप एक अथॉरिटी होंगे, कब तब क्या करेंगे? सवाल ये है। एनीवे, तीसरा सवाल मलिक साहब आप कीजिए। कृष्ण जी, एक बात बताएं आप, जो इंटरकास्ट मैरिजेज हैं इनके लिए क्या सरकार की तरफ से किसी ढंग का प्रोत्साहन होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो किस प्रकार का प्रोत्साहन होना चाहिए? ऐसे है कि तो कई सरकारों ने वादा भी किया है, अभी मतलब इंटरकास्ट सरकार जो शादियां करते हैं उन बच्चों को प्रोटेक्शन देनी चाहिए, क्योंकि उनको वही अनकलर वाले जो है ना डर होता है। तो सरकार की तरफ से उनको, जैसे क्योंकि दोनों बच्चे घर से भाग के शादी करते हैं, उनको मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे खाने पीने का जो साधन होते हैं, बेड का और जो और भी जो निजी रोजमर्रा की जो समस्याएं उनके एग्जाम्पल दीजिए 2-4। आप सवाल को समझिए कृष्ण जी। पहले उसका सवाल ये है, वैसे एक खास सेक्शन में तो इंटरकास्ट मैरिजेज बहुत कॉमन हो चुकी हैं। हाँ सवाल मलिक साहब, सवाल ये है कि जो अंतर जातीय विवाह करते हैं बच्चे या जो भी हो रहा है, वो हो रहा है, खाप पंचायतें क्या करें, सवाल वो नहीं है। इनका यह, क्या सरकार को अंतर जातीय विवाह करने के लिए कोई प्रोत्साहन देना चाहिए? प्रोटेक्शन की बात अलग है, क्या उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि लोग करें, शादियां करें एक दूसरे के कास्ट के अंदर? सवाल ये ऐसे है, सरकार तो कह रही है कि अगर इंटर कास्ट वो हो रही है, जो हम भी, मैं अगर MLA बना तो मैं भी इसको प्रोत्साहन करूंगा, उनको सहायता दी जाएगी। और वो किस ढंग की सहायता उन लोगों को दी जाए, क्या प्रोत्साहन दिया जाए? प्रोत्साहन ये दिया जाए, मैं बता रहा हूँ, मूलभूत सुविधाएं जो घर चलाने के लिए, जैसे मकान सुविधाएं दी जाए, या घरेलू जो सामान दिया जाए जो फर्स्ट स्टेज पे होता है। और अगर दोनों परिवारों की आपसे सहमति से हो रहा हो तभी इंटरकास्ट के हिसाब से उनको ये बढ़ावा देने के लिए भी, ताकि समाज में ये बात जाए कि ऊंच नीच और जात पात की छुआछात की भेंट मिटे। जी, चौथा और अंतिम सवाल डॉक्टर जंगवाल। जात पात से बाहर निकलते हैं, वैसे तो मैं भी जात पात पे पूछने वाला था। आप ये बताइए कि आपके इलाके में के जो किसान हैं और बाकी हरियाणा के जो किसान हैं, उनकी वो किन किन समस्याओं का सामना करते हैं? ज़्यादा नहीं, 3-4 समस्या बता दो फटाफट। ऐसे डॉक्टर साहब, आपने बढ़िया, मैं किसान का बेटा हूँ, किसान घर में जन्मे हूँ, तो मैं इनसे बात, मैं जिला पार्षद 18 गाँव में मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ और उनको बीच में रहता हूँ। तो सबसे पहले तो किसान को खाद बीज की जो सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है, उस पर सरकार, अगर मैं MLA बना तो उस पर सब्सिडी दिलवाना कंट्रोल रेट पे, और उसमें घपलाबाजी या जो प्रशासन जो करते हैं, जो ये अधिकारी करते हैं, उनसे निदान दिलवाना। दूसरा, अगर किसान के ऊपर जैसे आपदाएं आती हैं, बाढ़ आ गया, ओलावृष्टि होगी, उनको उचित मुआवजा दिलवाना। एक उनके लिए, जैसे मैं अगर विधायक बन गया, विधानसभा में क्वेश्चन उठाऊंगा कि इनको बोनस दिया जाए, इनको सहायता दी जाए। और एक जैसे ओलावृष्टि में गिरदावरी उन्हें भेदभाव होता है, मैं खुद जा करके पटवारी और तहसीलदार से मिलकर उनका सही ढंग से उनकी गिरदावरी करा के उनका उचित मुआवजा दिलाऊँ और उनका भाव दिलाऊँ। और जैसे किसान अगर फसल निकाल के जब मंडियों में जाते हैं, आए दिन आपने देखा होगा कि गेहूँ सड़ रहे हैं, बारिश हो रही है, खुले में अनाज पड़ा हुआ है, उनको उचित भाव नहीं मिलता। अगर गिल्ला अगर हो गया, अगर कणक की लगाएं चाहे धान की लगाएं,
जैसे कपास की लगाएं, अगर वो गिल्ला होगा तो उसको उचित मूल्य नहीं मिलता, उसके उचित मंडियों में शेड बनाया जाए। और किसान इतने तंग होते हैं रात रात को भर, क्योंकि टाइम पर उठान नहीं होता, आड़ती माल नहीं खरीदते, एजेंसियाँ माल नहीं खरीदती, तो किसानों को सड़कों पर पड़े रहना पड़ता है। मैंने खुद ने उनको जा करके सर्दी के दिनों में मैंने बिस्तर दिए है, क्योंकि मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो उनके लिए एक रेस्ट हाउस, जैसे किसान रेस्ट हाउस अगर उन्हें रहने का रहने बसेरा होना चाहिए। जी, थैंक यू। 4 सवाल यहाँ आपसे पूरे होते हैं। नवीन ठाकुर जी, अब आपकी बारी है। नवीन जी से पहला सवाल करेंगे, दे दीजिए। हरियाणा में गांव की स्थिति कैसी है आपके हिसाब से? अगर आपको ये कहा जाए कि एक आदर्श गांव बनाना है तो उसके लिए आप क्या क्या कदम उठाएंगे और कैसे बनाएंगे? हरियाणा के अंदर जो हमारी महिलाएं जो हैं वो शौच के लिए जो बाहर जाती हैं, वो हर घर के अंदर पूरा शौचालय हर घर के अंदर होना चाहिए, जो कि उन्हें अपने घर से बाहर ना जाना पड़े। क्योंकि जितनी भी घटनाएं घटी जाती हैं गांव के अंदर हो, तो इसी लगभग घटनाएं इन्हीं के कारण घटी जाती हैं। अभी गांव बनाने की बात तक बताओ आप। हाँ, गांव के अंदर जो सड़कों की सुविधाएं होनी चाहिए, सड़कें सही तरीके से बननी चाहिए, और गांव के जो किसान भाई हैं उनके पूरा का पूरा अपना जो उनकी जो खेती करते हैं वो नवीन उनके जी, ऊपर आपको फसलों अगर की। ये कहा जाए, सवाल उनका है कि आपको कहा जाए कि ये एक गांव है, इस गांव को एक आदर्श गांव बनाइए, तो उस आदर्श गांव बनाने के लिए आप क्या करेंगे? 3 चीज आदर्श गांव में सर सबसे पहले तो वो है कि हर घर के अंदर शौचालय बनाना चाहिए, ठीक। युवाओं को रोजगार देना चाहिए 2 नंबर पे, और तीसरा वहाँ की जो सड़कों की मूल सुविधाएं हैं वो होनी चाहिए। वहाँ सबसे ज़्यादा लोगों को जो परिवहन की समस्या सबसे ज़्यादा आती है, हर गांव के अंदर मेरा ये मानना है कि एक बस लगानी चाहिए, जिसमें कि हमारी माताएं और बहनें जो हैं वो अपने गाँव से आकर शहर में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। जी, ये 3 बातें। स्कूल वगैरह गांव में नहीं चाहिए? कॉलेज वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ जी आपसे, और स्कूलों की शिक्षा तो हमें चाहिए वहाँ पे शिक्षा के अंदर। ठीक है। पानी बिजली चलो, जो मूलभूत जरूरत है उनकी बात आपने नहीं की, ना बिजली की, ना पानी की, ना शिक्षा की, बाकी सब चीज़ें आपने की। एक आदर्श गांव में ये चीज़ भी चाहिए। खैर, दूसरा सवाल जाकिर। नवीन जी, मुझे आपने नशे की बात की, क्राइम की बात की, और आपने कहा कि ये सारी चीज़ें आती हैं अनएम्प्लॉयमेंट से, जो अनएम्प्लॉयमेंट है। तो मुझे ये बताइए कि अगर क्षेत्रीय स्तर पर हम लोग लघु और कुटीर उद्योग लगा देते हैं और उसके बाद जितना अनएम्प्लॉयमेंट है उसको एम्प्लॉयमेंट भी दे देते हैं, तो क्या ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और बेरोजगारी इससे सारी खत्म हो जाएगी? कुछ हद तक तो इनसे जी हमारी बेरोजगारी जो है वो उससे खत्म होगी, जब हम घर घर के अंदर युवाओं को काम देंगे, या उन्हें सरकारी नौकरियां देंगे, या उन्हें कोई ना कोई लोन दे के नहीं, मैं उन्हें लघु उद्योग और को बढ़ावा कुटीर देंगे। उद्योगों की बात कर रहा हूँ, सरकारी नौकरियों की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। मैं लघु उद्योगों की बात लघु कर रहा हूँ। उद्योगों के लिए ही घर घर में जब हम उनको किसी प्रकार का काम दें, या कोई या किसी जैसे मोमबत्ती की फैक्ट्री किसी को लगवा देते हैं, या किसी और छोटा काम के करवा देते हैं, तो उससे युवाओं का कम से कम माइंड तो डाइवर्ट होता ही है। वो नशे को छोड़ के, सबसे ज़्यादा नशा व्यक्ति क्यों करता है? जब मैं खाली होऊंगा, जब मेरे को कोई काम ही नहीं होगा, तो सबसे ज़्यादा जो खाली व्यक्ति, कहते हैं खाली जो दिमाग होता है वो शैतान का घर होता है। जब आदमी खाली होता भी इसे काम करता आप ये बताएं कि इन उद्योगों को आप बढ़ावा कैसे देंगे, किस तरह से कहेंगे कि इनको बढ़ाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें लग सकें और काम कर सकें? मैं कहता हूँ कि जो उद्योग लगाने हैं उनके अंदर लोन देने चाहिए, कम से कम सब्सिडी उनको देनी चाहिए। सब्सिडी मिलेगी तो युवा अपना काम भी करेंगे। बहुत लोगों के पास आजकल इतना गरीबी की हालत हो चुकी है कि वो अपना घर पे पूरा पेट नहीं पाल पाते। तो युवा इसीलिए आज जो मेन उद्देश्य है ना, वो भटके हुए युवा की इसीलिए, जो हाँसी का अगर जो युवा है जो आज नशे की तरफ जा रहा है, वो इसीलिए जा रहा है क्यों? बेरोजगार है वो। नवीन जी, नवीन जी, उद्योग लग गया, कुटीर उद्योग लग गया, सारा कुछ आ गया, लेकिन माल बनने के बाद वो बिकेगा कहाँ? उसके लिए क्या व्यवस्था करेंगे? मेल उसके सरकार को अपनी जगह एक उनको स्टॉक करना आप चाहिए। विधायक के तौर पे क्या करेंगे उनके लिए? उनका माल बिकवाने के लिए हम सरकार से कहेंगे कि ये जो माल है वो सीधा सरकारी उसमें जाए, और उसको उनका माल उठना चाहिए वहाँ से। कैसे करेंगे? क्या उनका एक हम सरकारी सारा केंद्र, उनका केंद्र बनवाएंगे जहाँ के होगा, एक उसका डिपो बनाया जाएगा, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, या असेंबली हल्के के ऊपर होगा। जितना भी माल बने वो सरकार उसको उठाए और सरकार उसको आगे जाके दे। मतलब आप उन युवाओं को, युवा उद्यमियों को ये गारंटी देंगे कि जो प्रोडक्शन आपकी होगी, जो माल बनेगा, उसको हम खरीदवाएंगे? बिल्कुल सरकार के सच्चाई बाद। बात है जी, हम उसको ये पूरी गारंटी देंगे कि जो माल उनका बनेगा, जो उसका होगा, उसका पूरा का पूरा सरकार उसको उठाएगी उस माल को। जी, ये हमारी तीसरा- प्राथमिकता रहेगी। तीसरा सवाल गुप्ता जी। हाँ ठाकुर जी, ये बताइए, राजनीतिक भ्रष्टाचार बड़ा बोलबाला है। आप विधायक बन जाते हैं तो कैसे दूर करोगे इसको? राजनीतिक भ्रष्टाचार जो अभी फैला हुआ है, ये हर दफ्तर के अंदर फैला नहीं, हुआ है। राजनीतिक कह रहा हम हूँ। सिर्फ राजनीति की बात कर रहे हैं, जो सियासतदान हैं, जो नेता हैं, जो पॉलिटिक्स है, वो करप्ट है। अगर वो करप्ट है तभी ऑफिसर्स भी करप्ट होते हैं।
तो उसमें जो राजनीति में भ्रष्टाचार है उसको कैसे दूर आप करेंगे? नहीं, आजकल बहुत से जो राजनीतिकार हैं उन्होंने इसको अपना बिजनेस बना लिया है। हाँ, वही राजनीति उसी को है ना, कैसे खत्म उन्होंने करें? अपना इसको बिजनेस बना लिया है। वो उनका क्या सवाल चाहते है कि हैं? तो दूर कैसे करेंगे आप? हाँ जी, वही चाहते हैं कि जब इन लोगों ने अपना इसको बिजनेस बना लिया है, और हम ये चाहते हैं कि ये बिजनेस नहीं है, ये एक समाज सेवा है। और समाज सेवा के अंदर हमें लोगों की दुख और तकलीफ को जानना चाहिए। दुख और तकलीफ जब हम जानेंगे तभी तो उसका हम दूर कर सकते हैं। और हांसी के अंदर भ्रष्टाचार का बोलबाला इतना ज्यादा हो चुका है। नहीं नहीं मैं सवाल एक मिनट। करेंगे आप कैसे? सवाल सर, ये है कि कैसे दूर राजनीति में करोगे आप आप? विधायक बन गए, हाँ जी, हाँ तो जी। आपके जो इर्द गिर्द हैं, आप खुद हैं, आपके पार्टी के लोग हैं, पार्टी के आका हैं, आपके साथी विधायक हैं, ये तमाम जो पॉलिटिक्स का तंत्र है इसमें करप्शन को दूर कैसे करेंगे? सवाल ये है। साफ स्पष्ट लोगों को अपने साथ रखा जाएगा, जो जरूरतमंद है उन लोगों के काम करवाए जाएंगे, और जो हांसी के अंदर जितने भी बेरोजगार हैं उनको काम करवाए जाएंगे। जी, चौथा और अंतिम सवाल मलिक साहब। नवीन जी, आपने अपने संबोधन में भी जिक्र किया है कि आपके क्षेत्र में नशे की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा हाँ जी है। सर। एक तो ये बताएं मुझे किस प्रकार का वहाँ नशा है, और इसको खत्म करने के लिए किस प्रकार के कदम उठाए जा सकते हैं? ऐसा जी, शराब का नशा वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और आजकल तो मेरे ख्याल में वहाँ स्मैक भी चली हुई है, जिसके जो हांसी के अंदर ये ऐसे नशे हो चुके हैं। और इसके लिए ऐसी बात नहीं कि प्रशासन भी अपना पूरा का पूरा कार्य करता है, प्रशासन पकड़ करता है, परंतु शायद कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से तो उनको कोई ना कोई तो राजनीतिक संरक्षण मिलता ही है जो लोग वो काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार का हम, अगर मैं विधायक बनता हूँ तो हम सबसे पहले इन चीज़ों नशे को रोकेंगे। नशे को रोकेंगे तो हमारा युवा सही रहेगा जी। नहीं, नशे को कैसे रोकेंगे? आपने कहा शराब की बात की, नहीं, जितने लेकिन भी शराब के ठेके तो हर साल बढ़ते हैं, सरकार को इनकम होती है इसलिए, तो आप कैसे रोकेंगे उसको? शराब के ठेके को तो जितने भी हैं, यानी कि शराब तो कोई दिक्कत नहीं, शराब तो बिक ही रही है वहाँ पे जी। शराब तो ओपन है, जो क्योंकि सरकार नशा उससे बढ़ रहा है रेवेन्यू, ना। सरकार वहाँ से रेवेन्यू ले रही है और उनका कर आ रहा है। परंतु जो और इलीगल चीज़ें जो बिक रही है ना, उनसे ज़्यादा आज के टाइम में सबसे ज़्यादा समस्या उनकी है। हमें उन्हें रोकना होगा, और इस प्रकार के जो व्यक्ति इन्हें बेचते हैं हमें उनके ऊपर नज़र रखनी होगी, और उन्हें प्रशासन के ऊपर और उसको ध्यान देना पड़ेगा। मैं एक सवाल नवीन जी आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जब आपको पता है कि शराब से और बाकी सब चीज़ों की बिक्री से युवा पीढ़ी खराब होती है, नशा खराब करता है, उसके बावजूद सरकार शराब बेचती है रेवेन्यू के लिए, क्या ये ठीक है? नहीं, मेरी नज़र में ये ठीक नहीं है। तो आप विधायक बनेंगे अपने हाँ, क्षेत्र मैं को मेरे ठेका नहीं चाहता हूँ कि खोलेंगे? अगर मैं विधायक बनता हूँ तो मेरा सबसे बड़ा मूल उद्देश्य जो है नशा मुक्ति है। नहीं, तो क्या अपने क्षेत्र में कोई भी शराब का ठेका नहीं खुलने देंगे आप? मैं मेरी सलाह से मैं चाहता कि हमारे वहाँ को शराब का ठेका खोलिए। मेरा आप पर्सनल विधायक बने राय तो क्या है। आप ठेका नहीं खुलने देंगे? नहीं, मेरी ऐसा व्यक्तिगत प्रावधान- सुनिए, ये तो सरकार का काम है। बात सुनो जरा, हरियाणा सरकार जो उससे रेवेन्यू लेती है, तो मैं अकेला तो हूँ नहीं कि वहाँ हांसी के अंदर ही उसको ठेके बंद करवा सकते हैं जी। नहीं, लेकिन जैसे पंचायत प्रस्ताव पास करके भेजे कि उसकी सीमा में ठेका ना खुले, मलिक साहब बेटर बता पाएंगे, और नहीं खुलेगा, ऐसा कुछ आप करेंगे? तो मैं चाहूंगा कि अगर हमारे अगर जनता वहाँ के लोग चाहेगी, जो 1.5 लाख व्यक्ति जो हमारे वहाँ पे हैं, अगर ये चाहेंगे कि हांसी के अंदर शराब नहीं बिकनी चाहिए, तो मैं बिल्कुल सबसे पहला व्यक्ति क्या आप होऊंगा। विधानसभा में ऐसी कोई बात उठाएंगे कि शराब की बिक्री बंद करो, कि देश का नाश करती है? बिल्कुल करूंगा जी। रेवेन्यू के लिए कोई और तरीके आप खोजें? बिल्कुल करेंगे सर। जी, थैंक यू। गुजरात की तरफ पे हम इसको खत्म करना चाहेंगे यहाँ पे भी। उसके बाद शराब बिकती है, पहले भी हो चुके नशा बंदी, फिर शराब बिकती है। थैंक यू। यहाँ हम अपने सभी या सभी जुरी साहिबान को थोड़ा आराम देते हैं, चूंकि एमएलए हो तो ऐसा में अबजद साहब आपकी बारी है सवाल करने की। आप सभी उम्मीदवारों से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा सभी पांचों से एक सवाल होगा, और कॉमन सवाल है, अलग अलग जवाब सबको देना है, 30 सेकंड में आपको जवाब देना है। मेरा सवाल ये है कि जब चुनाव नज़दीक आता है, सरकार चाहे जिसकी हो, किसी भी पार्टी की हो, ताबड़तोड़ घोषणाएं शुरू हो जाती हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। जब 4 साल 5 साल सत्ता में रहते हैं तब वो घोषणा याद नहीं आती। आखिर चुनाव के वक्त इन घोषणाओं का औचित्य क्या है करने का, जो ये सरकारें करती हैं? डॉक्टर लवकेश, एक मिनट। डॉक्टर लवकेश, कभी भी जब बेसी अगर झूठी घोषणाएं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक मानसिकता बन जाती है उस समय। जो आज ये गैप आए हैं ना, जो आज ये पॉलिटिकल व्यवस्था बिगड़ी है, राजनीति से जो विश्वास खत्म हुआ है, उसका कारण ही झूठी घोषणाएं हैं। बिल्कुल एक ही बात कहें कि ये काम मैं करूंगा, ये नहीं कर सकता। चुनाव के पास आने में घोषणा नहीं होनी चाहिए। नहीं, झूठी घोषणाएं नहीं होनी चाहिए। अगर कोई लीडर कॉन्फिडेंशियल है, वो करना चाहता है कुछ और उसके पास कोई योजना है, उसके प्रति वो काम होना चाहिए। रिंकू सैनी जी, अगर जनता को ये लगे कि ये नेता झूठी घोषणा कर रहा है, तो पब्लिक ने उस नेता को नकार देना चाहिए, उसको वोट ही नहीं देना। नहीं वो मान लिया, लेकिन चुनाव पास आते ही घोषणाएं शुरू हो जाती है ताबड़तोड़। ऐसे है जी, जनता बड़ी समझदार है, वोटर बड़ा समझदार है। उनको पता है कि पहले आज 4 साल और 11 महीने में कुछ नहीं हुआ, 1 महीने में इतनी घोषणाएं कर रहे हैं, क्या हमारी अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा? वो नहीं उतर सकता। सुमन शर्मा जी, क्या उचित है इस बात? जो चुनावी घोषणाएं हैं, जिनको हम चुनावी घोषणाएं बोल रहे हैं, हो सकता है कि चुनाव के नज़दीक आने के बाद ये चुनावी घोषणाएं
कुछ लोगों को ये चुनावी घोषणा भी हो सकती हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सरकार के पास 5 साल का टाइम होता है और 3 महीने 4 महीने सरकार के चुनाव के हैं, और उसके अंदर सरकार जो बकाया काम है, चाहे वो सर्विसेज के हैं, चाहे वो विकास के हैं, चाहे वो कोई भी कैबिनेट के फैसले लेने के हैं, तो कोशिश करती है कि हमारी सरकार के टाइम में ये पास हो जाए। नहीं तो आखिर में क्यों? आखिर में आप नौकरी देना मैं शुरू उसी कर बात देते पे हैं। आऊँगा सर, लेकिन ये आपकी सच्चाई की बात है। आखिरी के अंदर जो ताबड़तोड़ फैसले करते हैं, जो घोषणाएं करते हैं, ये गलत हैं। गलत नहीं होना इसलिए हैं कि इसके अंदर कुछ ये सिर्फ लोगों को परगलाने के लिए, ये वोट महसूस मांगने के होता लिए। है कि इसके अंदर जनता को लुभाने के लिए किया जाए। जी कृष्ण यादव जी। जी जी, आपने जो क्वेश्चन किया वो बहुत बढ़िया किया, क्योंकि आज कोई भी सरकार हो, सरकार जब है प्रेजेंट में और 2-3 महीने उसके बकाए हैं उसके सरकार के चुनाव और उसके बीच के माध्यम के, तो जो घोषणाएं करते हैं, मैं तो मानता हूं कि अगर उसके पास बजट है तो घोषणाएं अगर उनके फ़ायदेमंद है पब्लिक के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव आने पर ही क्यों, उससे पहले क्यों नहीं? ये एक मानसिकता होती है उस सरकार की कि भी खोने के लिए क्या है। तो इसका मतलब ये है कि 4 साल उसको जनता की ध्यान नहीं आए। हाँ, ये गलत है, ये गलत है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये गलत है। जो इतनी घोषणाएं जो पहले क्यों नहीं की, अब जो करें, आप जो पूछे आप जायज करें, कि लेकिन नहीं होनी चाहिए। नवीन ठाकुर, सरकार को इस प्रकार की किसी प्रकार की घोषणा नहीं करनी चाहिए। इसकी घोषणा करने से आदमी के जो उनका जो इसका बैड इफेक्ट पड़ता है इस बात का, लोग लुभावने वायदे करने से ही लोग वोट नहीं देते कभी भी, क्योंकि जनता बहुत समझदार हो चुकी है। आज की जनता को सब बात का पता है। जब 4-4.5 साल तक तो ना तो वो अपने कार्यकर्ता से मिलते हैं, ना वो अपने नेता से मिलते हैं, ना उन्हें किसी की याद आती है, परंतु जिस टाइम चुनाव नज़दीक आता है तो वो ये कहते हैं कि हम आपके बच्चे को नौकरी लगवा देंगे, हम आपका ये लाइन की सीवर पास करवा देंगे, हम आपकी सड़कें पास करवा देंगे। गलत है। ये बिल्कुल निराधार है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सच्चाई की राजनीति करनी चाहिए। लेकिन इसका फायदा तो मिलता है पब्लिक को, वो अब नहीं मिलेगा, अगली सरकार करेगी जो घोषणा भी होगा, तो फिर क्या गलत है इसमें? गलती है जी, ये झूठी घोषणाएं नहीं करनी चाहिए। जी थैंक यू। तो इसी के साथ यहाँ पर सवाल जवाब राउंड खत्म होता है और अब बारी है तीसरे राउंड व्यक्तित्व एवं नेतृत्व की। व्यक्तित्व एवं नेतृत्व राउंड में मैं तमाम जूरी सदस्यों से आग्रह करूंगी कि वो संबोधन राउंड और सवाल जवाब राउंड के दौरान ही सभी उम्मीदवारों के व्यक्तित्व और नेतृत्व की परख करते हुए उन्हें अंक दें, क्योंकि इसके लिए हमने अलग से कोई राउंड नहीं रखा है। इसी के साथ हासी हल्के का जूरी राउंड अपने अंजाम तक पहुंचता है। जाहिर अब सभी को इंतजार है ये जानने का कि आखिर हासी हल्के से खबरें अभी तक ने किसे चुना है, एमएलए हो तो ऐसा। लेकिन ये बताने से पहले ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे।